हैंड राइटिंग नोट्स। मैं कैलाश सर, संस्कृत भाषा के पेडोलॉजी शिक्षण संस्थान सीटेट यूपीटेट अदर टेट एग्ज़ामों के लिए 100% सफल होंगे और हमारे ई बुक्स अमेज़ॉन तथा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिसे आप ले सकते हैं और एक बार पढ़ने के बाद अवश्य 100% सफल होंगे। तो आइए हम देखते हैं ये पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए यूपीटेट 100% यूपीटेट सीटेट एग्ज़ाम पास्ट। विषय सूची है संस्कृत पेडोलॉजी में संस्कृत शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, भाषा कौशल, लेखन, पाठक, वाचन इत्यादि, पारस्परिक विधियाँ, पाठशाला, मौखिक, प्रश्नोत्तर इत्यादि, मूल्यांकन शिक्षा अधिकार अधिनियम, दैनिक पाठ योजनाएं आदि पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। हमारे अतीत एमएसपी यूपी एजुकेशन में कोचिंग क्लास हिंदी मीडियम, हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ, जिसमें टीजीटी पीजीटी तथा टेट यूपीटेट आदि एग्ज़ामों के लिए सिलेबस तैयार है। फेसबुक पर कैलाश राम 1000 अथवा ट्विटर पर कैलाश राम इतना और इंस्टाग्राम कैलाश राव, टेलीग्राम नंबर इतना, व्हाट्सएप नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा बुक हमारी जो है संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य का विकास, संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण में आपके समस्त पहलू, वर्ण, संगठन, संधि तथा आदि पर टिप्पणियाँ हैं और लेखांश हैं। संस्कृत में श्लोक, रचनाएं, संस्कृत काल, धातु, रूप आदि के विषय में समस्त अध्ययन दिया गया है। अब आता है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में प्रश्न आता है शिक्षण शब्द की उत्पत्ति। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में शिक्षा भित्त से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, जिसे हम कह सकते हैं सीखना। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को संप्रेषणी कुशलता के आधार पर अपने विद्यार्थियों को उस ज्ञान से आत्मशांत कराता है, अवगत कराता है। शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया कि डॉक्टर राधा शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का नियम निर्भर करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा बिना आणविक और अपूर्ण माना जाता है। संस्कृत का संकुचित अर्थ एक ऐसा शिक्षण है जो निश्चित समय, निश्चित स्थान आदि से प्रदान किया जाता है। शिक्षण विधि में किसी भी कक्षा में पढ़ाते समय एक अध्यापक जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करता है उसे हम शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित है। यह केवल एक शिक्षक एवं एक कक्षा को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण प्रणाली एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस विधि से संचालित होता है उसे शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है। यह संपूर्ण विद्यालयों को प्रभावित करती है। शिक्षण का व्यापक अर्थ, शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा सीखने में काम व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किया जाता है। सबसे पहले समाज की छोटी इकाई परिवार से
मनुष्य सीखना प्रारंभ करता है, जिसके बाद विद्यालय, समाज तथा उसके द्वारा टेलीविज़न, नाटक आदि अधिगम के संसाधनों के माध्यम से सीखता है। शिक्षण की परिभाषा। डॉक्टर RPS शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश को शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन तथा सामाजिक परिस्थितियां, मूल्यों पर आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली और सामाजिक एवं दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, उस देश में उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू की जाती है। B.O. स्मिति के अनुसार शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। रायबर्टन के अनुसार शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध है जो बालक को उसके अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करता है। ए एल गेज ने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से वांछित परिवर्तन लाना होता है। बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन का मुख्य द्वार है। योकम एवं सिम्पसन शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने परिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। थॉमस एम्ब्रिक्स ने सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण का परिभाषा किया जाता है। ह्यूमेस शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया, तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं। यही सीखने का मूल उद्देश्य माना जाता है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। इनके निम्नलिखित उद्देश्य है। पॉइंट 1 फर्स्ट में बालक को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। बालक की क्रियाशीलता और सृजनशीलता को बढ़ाना चाहिए। बालक के क्रियात्मक पहलुओं का विकास करना चाहिए। छात्र को शिक्षण कार्य में रुचि उत्पन्न करना चाहिए। छात्र में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। ये प्रमुख पहलू होते हैं। अगला स्टेप आता है कि शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं में एक, शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण क्या एक सहानुभूति होना चाहिए। शिक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा होना चाहिए। ये विभिन्न पहलुओं पर सत्यापित होना चाहिए। अगला है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण कई प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित नंबर 1, एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक व स्थान शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रधान माना जाता है और छात्र का स्थान गौण होता है। लोकतांत्रिक जनतांत्रिक शिक्षण में यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इस शिक्षण विधि में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक प्रकार शिक्षण करते समय शिक्षक के छात्र मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धातु भाषा से हुई है, जिसका अर्थ विचार के अपने विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा शब्द को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से लैंग्वेज शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है जिह्वा से बना होता है। इन्हीं के साथ पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों और आयोगों का गठन किया गया। केंद्र सरकार समिति
विभिन्न प्रकार की बनाई हुई नीतियां जिससे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। पॉइंट 1, राधा कृष्ण आयोग। पहला पॉइंट, राधा कृष्ण आयोग के अंतर्गत देखा गया, इस आयोग में 1948 से 1949 तक इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का उद्देश्य था कि संस्कृत का पाठ्यक्रम में समुचित स्थान होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग दूसरा चरण आया, जो 1992 से 1953 तक माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। इस आयोग का गठन डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुद्रालियर द्वारा किए जाने के कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। उद्देश्य विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को जोड़ना तथा संस्कृत आयोग 1956-57 में संस्कृत आयोग का गठन किया गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार, संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करना आदि सुझाव दिए गए। शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग, यह आयोग जो है 1964 से 1966 तक माना गया। इस आयोग के गठन करने वाले अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, जिसके द्वारा किए जाने के कारण यह आयोग कोठारी आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इनका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृति का विशिष्ट स्थान निर्धारित करना। नवीन शिक्षा आयोग, नवीन शिक्षा आयोग का गठन 1886 को माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के उद्देश्य पर है, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत का अध्ययन एक अनुसंधान कार्य करना होता है। संस्कृत ग्रंथों का अन्य परिचित भाषाओं में अनुवाद करना होता है। संस्कृत भाषा का पाली, प्राकृतिक और शास्त्रीय भाषाओं में संबंध स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य रहा होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 14 अक्टूबर 1978 को आयोजित राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान सम्मेलन के उद्घाटन में भारत के राष्ट्रपति श्री बी.डी. कल्ला जत्ती ने संस्कृत के महत्व के विषय में कहा, संस्कृत भाषा में प्राचीनतम विचारों को संभाविका और शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका मानी जाती है। त्रिभाषा सत्र में संस्कृत का स्थान भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के आयोगों और समितियों में संस्कृत भाषा का स्थान रहा है। प्रथम भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा हिंदी, तृतीय भाषा अंग्रेजी, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा भाषाई क्षेत्रों में जहां मातृभाषा संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है। कक्षा 9 एवं 10 में ऐच्छिक विषय के रूप में प्राथमिकता दी गई है। संस्कृत आयोग का गठन भारत अथवा केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा एवं संपूर्ण राष्ट्र की जनता से अनुरोध पर 1 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में किया गया तथा इस आयोग के 9 सदस्य माने गए तथा इन आयोग का मुख्य उद्देश्य संस्कृत की दिव्यता का विकास, भारतीय संस्कृत की रक्षा, प्राचीन संस्कृत शास्त्रों का संरक्षण, भारतीय भाषाओं का संवर्धन माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत का स्थान, संस्कृत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, शब्दों, सुभाषितों, श्लोकों को कंठस्थ करना और छात्रों को प्रोत्साहित देना प्रमुख रहा है। प्रातःकालीन प्रार्थना में श्लोक तथा मंत्रों का स्वरूप वाचन करना, संस्कृत भाषा में लघु कथा करना, शुद्ध उच्चारण के लिए स्वर श्लोकों का गायन व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपों से करवाना माना जाता रहा है। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की गतियों, समारोहों का आयोजन, संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों का परिचय, जिनका प्रमुख भावना उत्पन्न करना
आपका वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जागरण प्रमुख रूप से रहा है। भारतीय संस्कृत के संरक्षण और प्रचार के लिए भारतीय संस्कृत में मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद की क्षमता विकसित करना प्रमुख ये रूप रहा है। आधुनिक क्रम में संस्कृत भाषा के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर निम्न पहलुओं पर होता है। पहला, संस्कृत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, सरल संस्कृत जानने के लिए छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना, संस्कृत में सरल भाषा क्षमता उत्पन्न करना, संस्कृत की मातृभाषाओं में अनुवाद की क्षमता प्रकट करना, संधि समास कारक शब्द रूप धातु रूप का सामान्य परिचय देना एक प्राथमिक स्तर का प्रमुख रूप रहा है। माध्यमिक स्तर पर इनके रूप मातृभाषा से संस्कृत भाषा के मातृभाषा में अनुवाद क्षमता, गद्य पाठों को समझने की एवं पद पाठों के अर्थ को समझने की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा में श्रावणम, भाषणम, पठनम, लेखन इत्यादि कौशलों का विकास करना प्रमुख रूप रहा है। संस्कृत भाषा में पत्र लेखन, निबंध की क्षमता का विकास करना, पद लिखने की क्षमता, भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा को जागृत करना एक प्रमुख रूप रहा है। तो माध्यमिक स्तर में ये समस्त तथ्य संस्कृत भाषा विकास में योगदान देते रहे हैं। उच्च स्तर के परीक्षाओं में जैसे बीए, एमए, बीएड आदि एग्जाम परीक्षाओं में तथा पाठ्यक्रमों में प्राचीन काल के अर्थ को समझने की क्षमता का विकास संस्कृत भाषा से ही मिलता है। गद्य, पद एवं चंपू काव्यों का शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने की क्षमता का विकास इसी से किया जाता है। संस्कृत भाषा में साहित्य शास्त्र अनुसंधान की क्षमता का विकास करना, संस्कृत भाषा में गद्य पद लिखने की क्षमता का विकास, संस्कृत भाषा में विस्तृत व्याख्यान देने की क्षमता का विकास करना, लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण सामर्थ्यता का विकास करना संस्कृत भाषा उच्च स्तर में प्रमुख रूप से रहा है। संस्कृत ग्रंथों के विमर्शन और समीक्षा में पूर्ण क्षमता। एनसीईआरटी बुक ने शिक्षा के 6 उद्देश्य निर्धारित किया, जिसमें प्रमुखतः ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन तथ्यों पर आधारित एनसीईआरटी बुक ने अपने तथ्य को, अपने सिलेबस को तैयार किया। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र निम्नवत हैं, जिनके सिद्धांत हैं: भाषा एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित मानी गई है। शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यान शिक्षण के दौरान रखा जाता है। इसलिए इन सिद्धांतों को भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविकता का सिद्धांत: भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाषा को सीखने के लिए शारीरिक, मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। बालक जन्म प्रारंभ से किसी भाषा को सीखने के लिए उत्सुक होता है तथा किसी भाषा को सीखने के लिए पर्याप्त वातावरण का होना नितांत माना जाता है। यदि संस्कृत भाषा का श्रवण बालक जन्म के प्रारंभ से करता है तथा वह भाषा बालक बिना किसी समस्या के सीखता है, तो बाल्य अवस्था में बालक की स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए कक्षा में वैकल्पिक विद्यालय के बाहर की सांस्कृतिक वातावरण का निर्णय करना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत: भाषा एक कला होती है। जिस प्रकार किसी कला को सीखने में अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संस्कृत को सीखने में भी महती अभ्यास की आवश्यकता होती है। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय कहलाता है। संस्कृत भाषा किसी प्रांत की भाषा नहीं है, अतः यह भाषा सीखने में अधिक अभ्यास की आवश्यकता मानी जाती है। अभ्यास के आधार पर भाषाएं 2 रूप में मानी गई, जिसमें मौखिक भाषा, लिखित भाषा। रुचि का सिद्धांत: विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, छात्रों की रुचि क्या होना चाहिए, उनके रुचि के अनुसार
संस्कृत भाषा में जब तक छात्रों की रुचि होती है तब तक संस्कृत का अध्ययन अच्छी तरह से छात्रों को देना चाहिए। शिक्षण के समय विभिन्न प्रकार के दृश्य छव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए तथा कक्षा में शिक्षण के समय अधिकता सामपट का प्रयोग करना चाहिए। ये प्रमुख रूप से भूमिका होती है। सक्रियता का सिद्धांत, इस सिद्धांत की आवश्यकता शिक्षण के समय अधिक होती है। छात्रों के समझने की शक्ति अधिक धीमी होती है, अतः सक्रियता के सिद्धांत को मानसिकता विकास का सिद्धांत माना जाता है। संस्कृत शिक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग ग्रहण करने के लिए छात्रों को पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ना तथा इस प्रकार का प्रोत्साहन अध्यापक द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे 100% सरल से सरल रूप में भाषा को अर्जित कर सकें। मौलिक कार्य सिद्धांत में किसी भी भाषा का प्रारंभ कान और जिह्वा के द्वारा होता है। सर्वप्रथम बालक सुनने का और बोलने का प्रयास करता है, तत्पश्चात पढ़ने का और लिखने का प्रयास करता है। केवल लिखने से और पढ़ने से छात्र निष्क्रिय नहीं हो, इसके लिए मौखिक अभिरुचि अभिव्यक्ति की अनिवार्यता होती है, जिससे उच्चारण कौशल में शुद्धता होती है। क्रम का सिद्धांत, छात्रों के स्तर एवं आयु के अनुसार संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र व भाषा सरलता से सीखा जा सके। बहुमुखी सिद्धांत, पढ़ाते समय विषय का अवबोध बहुमुखी होना छात्र, जिससे छात्रों में सर्वांगीण विकास संभव होता है। विविधता का सिद्धांत, भाषा में अधिकतर कक्षा विद्यालय और परिवार के वातावरण के अनुसार होता है, अतः इन सबका वातावरण अच्छा होना चाहिए और स्वतंत्र वातावरण में छात्रों की जिज्ञासा अधिक होती है। प्रयत्न का सिद्धांत, लोगों के अनुसार संस्कृत भाषा अतीव जटिल होती है, अतः इस भाषा के शिक्षण में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस भाषा को सीखने के लिए वर्णपद, शब्द और वाक्यों का सम्यक्ता ज्ञान होना चाहिए, जिससे यह भाषा सरल होती है। चयन और विभाजन का सिद्धांत, संस्कृत भाषा में सम्मिलित पाठों को पर्व, उत्सव, त्योहार, जयंती, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के अनुसार विभाजन करके पढ़ाना चाहिए, जिससे छात्र अधिक से अधिक ज्ञान सरलता संबंधित विषय को सरलता से सीख सके। तो इस चैनल पर हमारे राष्ट्रहित के लिए उपलब्ध है। आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित शिक्षण सूत्र दिए। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, छात्रों के पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर नए विषयों को पढ़ाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, जो विषय छात्रों के द्वारा पढ़े गए हैं उन विषयों के आधार पर नए विषयों का ज्ञान दिया जाता है, जिससे बालक संबंधित विषयों को शीघ्रता से सीख जाता है। सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संस्कृत शिक्षण में सर्वप्रथम किसी विषय का ज्ञान स्थूल वस्तुओं द्वारा कराया जाना चाहिए, तत्पश्चात सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान दिया जाता है। पूर्व से अंश की ओर, छात्र सर्वप्रथम संपूर्ण वस्तुओं को देखता है, उसके बाद उसकी दृष्टि उस वस्तुओं के अवयवों पर निर्भर की जाती है। मनोविज्ञान के तर्क की ओर, मनोविज्ञान कर्म का संबंध छात्रों की रुचि, अयोग्यता, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, सृजनात्मक आदि में भाषा में 4 कौशल माने जाए। विशेष से समान की ओर, यह शिक्षण के तदनुसार सर्वप्रथम छात्रों को विशिष्ट ज्ञान और तत्पश्चात उदाहरण दिए जाए, उसके बाद उच्चारण, शब्द विन्यास, व्याकरण और शब्दावली के क्षेत्र में समान नियमों की स्थापना की जाए। शिक्षण से संबंधित संश्लेषण की ओर, यह शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का विपरीत शिक्षण सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रारंभिक समय में छात्रों का ज्ञान निश्चित नहीं होता है, अतः निश्चित ज्ञान और विषय के स्पष्टीकरण के लिए इस सूत्र की महती आवश्यकता होती है। उदाहरण से विराम की ओर, छात्रों को सर्वप्रथम उदाहरण के माध्यम से नियम
कि ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती है। नियम से उदाहरण की ओर छात्रों के समर्थन सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात उदाहरण के माध्यम से संस्कृत नियमों की प्राप्ति कराई जाती है। कौशल। कौशल में निम्नलिखित कौशल हैं, जैसे में श्रावण, सुनना, लर्निंग, ध्वनि, भाषणम, बोलम, स्पीकिंग, ध्वनि, पाठन, पढ़ना, रीडिंग, लिपि, और इसी के साथ लेखन, लिखना, राइटिंग, लिपि आरंभ। तो ये भाषा कौशल के मुख्य तथ्य रहे। हमारे इस चैनल पर सीटेट, ईपीटेट, पीजीटी, टीजीटी आदि एग्जाम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए 100% छात्र इस चैनल को विजिट कीजिए तथा प्रत्येक सब्जेक्ट पर हिंदी, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक तथा अन्य विषयों पर विज्ञान, मैथ के सिलेबस पूर्णतः उपलब्ध है। क्वेश्चन है सर्वेशाम कौशलाम मूलाधार, ये आंसर है श्रावणम। भाषण, अगला क्वेश्चन है भाषण। भाषण कौशलम मूलाधारः श्रवणम। पठन कौशलस्य मूलाधारः श्रवणम भाषणम। लेखन कौशलम मूलाधारः आपका श्रावण, भाषणम, पठनम। अंतः कौशलम लेखनम। आता है श्रावण कौशल। उद्देश्य श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। परिभाषा है श्रोतेन्द्रणम अवधानम पूर्वक्रम श्रवणम इति श्रवणम। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्यानपूर्वक और अर्थ ग्रहण पूर्वक सुना जाता है, उसे श्रावण कहा जाता है। यह भाषा का प्राथमिक कौशल है और इस कौशल को सभी कौशलों का मूलाधार माना जाता है। भाषा के प्राथमिक प्रयोग में भाव विनिमय में दो प्रकार के अंश होते हैं, भावग्रहणम, भाव प्रकटनम। भाव ग्रहण सुनने से ही सिद्धि होता है। अंतः श्रावण कौशलम को अन्य कौशलों का मूल आधार माना जाता है। श्रावण कौशलों की आवश्यकता शब्द के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सुनकर वापस करने के लिए, शब्दों के अर्थ को जानने के लिए, अनुवाचन के लिए, शब्द को जानने के लिए, शब्द के प्रयोग और सामर्थ्य संपादित करने के लिए, मनोरंजन के लिए तथा भाषा में सामर्थ्य संपादित करने के लिए श्रावण कौशल की आवश्यकता मानी जाती है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान होना चाहिए। श्रावण कौशल के साधन। श्रावण कौशल के साधन में देखा गया गुरुमुख, परिवार के सदस्य, परिवेश, आकाशवाणी, दूरभाषी, दूरदर्शन, ध्वनि, सांद्र मुद्रिका, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्ड आदि विभिन्न सामग्रियां आती हैं जो श्रावण कौशल के मुख्य रूप में सहयोग देती है। इसके बाद आता है प्राथमिक स्तर पर श्रावण कौशल की विधियां। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उम्र और स्तर के अनुसार शिक्षण देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिशु गति, बाल गीत, अभिनय गीत, हास्य गीत, अद्भुत तथा इत्यादि सुनना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों का भाषण ध्वनि मुद्रण अर्थ में स्थापित करके सुनाना चाहिए, जिससे सब छात्रों द्वारा किए गए दोषों का पता स्पष्ट स्वयं छात्रों को चलता है। करुण, वीर रस, हास्य रस आदि रसों में भेद, देशभक्तों का परिचय, अध्यापक के दर्शन, वाचन आदि सुनना चाहिए। उच्च स्तरों में नव रस मुक्त कथा, गीत, श्लोक को
सर्वतः भाषा कवि सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में भाषा शिक्षण ग्रहण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से ये श्रवण कौशल के रूप माने जाते हैं। अगला आता है इसी में नवीन स्तर पर श्रवण कौशल संपादित करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु कुछ है। यह बिंदु आते हैं: दूसरों के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनना, विभिन्न वर्णों के उच्चारण के समय उनकी उत्पत्ति स्थल का ज्ञान होना, वाद विवाद के समय कौशल के समय की आवश्यक ध्वनियों को ग्रहण करना, हाथ से दीर्घ वायु तथा स्वरों का ज्ञान, अति शीघ्रता से अंतर मंदिरता से कहने पर ध्यानपूर्वक अर्थ को ग्रहण करना, ये प्रमुख पहलू माने जाते रहे हैं। अब इसके आगे हमारा भाषा कौशल चलेगा। अगली वीडियो में हम भाषा कौशल पर मिलेंगे। यह हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू।